हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज की क्लास हमारी क्लास 10th के लिए। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, जिसमें अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड के बारे में। किस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे उनके बीच काम करती है, उनकी जो फिजिकल क्वालिटीज थी वो हमने पढ़ी थी कि इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड काफ़ी मजबूत होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका काफ़ी हाई होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है इन कंपाउंड्स की वो कैसी होती है, मोल्टन स्टेट में तो पाई जाती है और जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होता है आयंस के रूप में एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। यहाँ तक जब हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो अब हम आगे चलते हैं और ये पता करते हैं कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हम इन मेटल्स को कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, हमको ये पता है कि हमारी अर्थ पर काफ़ी सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सभी चीज़ें जो अर्थ पर पाई जाती हैं, जो कि हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि कई सारे तत्व होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये जो मेटल्स हम पढ़ते हैं। अब ये मेटल्स कहाँ से कैसे प्राप्त किए जाते हैं उनको जब हम पता करें तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, 3 तरह के मेटल्स उसमें हमने पढ़े थे कि सबसे ऊपर वाले जैसे सोडियम पोटेशियम थे, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। बीच वाले मॉडरेट होते हैं, मतलब कि इनको हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। और सबसे नीचे जैसे सोना चांदी के बारे में पढ़ा था हमने कि ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। यानी कि जो मेटल्स हम पढ़ेंगे वो भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगे। 3 कैटेगरीज इन द सेंस कि विच मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड वेरी मच लेस रिएक्टिव। यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, बीच के मतलब ना ज्यादा ना कम, और एक वो जो बहुत कम रिएक्टिव हो। अब बात करते हैं हम मेटल्स की। मेटल्स जो होते हैं ये अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ की क्रस्ट मतलब पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स, वो किस तरीके से पाए जाते हैं कि कुछ मेटल्स तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में मतलब एज सच। अब फ्री स्टेट में कौन से मेटल्स पाए जाएंगे, जो बहुत कम रिएक्टिव होंगे, जैसे सोना चांदी। ठीक। जो हाईली रिएक्टिव होंगे वो स्पेसिफिक फॉर्म्स में पाए जाएंगे, मॉडरेटली रिएक्टिव होंगे वो ज्यादातर अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। अब सबसे पहले हम ये जानें कि जमीन से ये जो मेटल्स निकाले जाते हैं किस फॉर्म में निकाले जाते हैं। तो उसको याद करने के लिए आपको पहले 2 शब्दों को जानना जरूरी होगा। एक है मिनरल्स और एक है ओर्स। मिनरल्स इन्हें कहा जाता है खनिज और इन्हें कहा जाता है अयस्क। इन वर्ड्स में अंतर आपको याद होना चाहिए। ये हमारा मान के चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। अब क्या है, मिनरल्स क्या है कि मेटल्स को प्राप्त करने के लिए जमीन को जब खोदा जाता है तो जिस फॉर्म में वो मिनरल उसके अंदर से मिल रहा है, यानी जमीन से खोदकर जो भी मेटल हमने निकाला वो क्या कहलाएगा, मिनरल कहलाएगा। इसको प्राप्त किया जाता है जमीन को खोदकर, यानी कि कंपाउंड्स which occur naturally, यानी कि प्राकृतिक रूप से in the earth crust are called minerals। अब ये मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ कंपाउंड लिखा। तो वो चीज जो कि जमीन से खोदकर निकाली जाएगी वो क्या कहलाएगी, मिनरल कहलाई जाएगी। खनिज को हम क्या लिखें, तो वे पदार्थ जो भूमि के खनन द्वारा, खनन यानी खोदकर, ठीक है, तो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ओर्स की। देखिए, मिनरल्स जो हैं ये जमीन से हमने खोदकर निकाले, तो ऐसा थोड़ी होता है कि जमीन से खोदकर निकाले तो वो सारा, जैसे हमने जमीन से खोदकर हमें पता है भाई यहाँ सोना है, तो ये थोड़ी है कि 5-7-10 किलो सोना उस जमीन के अंदर से निकल जाएगा, वरना तो कोई भी निकाल ले। क्या होता है कि इन मिनरल्स को जब अर्थ की क्रस्ट में से निकाला जाता है तो कई सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद इनसे हमें मेटल या नॉन मेटल जो भी चीज है वो हमें प्राप्त होती है। यानी कई सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक।
अब क्या होता है, ओर्स क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए कि हमने कोई जमीन से खोदकर प्योरिफिकेशन कर कराकर कोई मेटल निकाला और उस मेटल की जो वर्थ है वो 5 लाख रुपीज है। लेकिन अब ये 5 लाख ऐसे ही तो नहीं मिल जाएंगे, कोई ना कोई खर्चा तो होगा इतनी प्रोसेस से गुजरने का। और अब हमने ये जो प्रोसेस सारी काम में ली, उनमें हमारा खर्चा आ गया 3 लाख, तो हमारे प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 लाख का, यानी ये क्या है, और है। लेकिन अगर हमको 5 लाख का मेटल हमने बेचा और हमारा खर्चा आ रहा है 7 लाख का, तो ऐसा कोई काम करेंगे क्या जिसमें हमारे को फाइनेंशियली नुकसान हो, नहीं करेंगे। तो ये वाला जो मेटल है ये और नहीं है। जहां हमारे लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल होगा मिनरल्स से मेटल को प्राप्त करना, वो मिनरल क्या कहलाएगा, और कहलाएगा। यानी कि और के लिए हम क्या लिखेंगे, व्हेन मिनरल्स, जो भी मिनरल है यानी कि जिस भी धातु को हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन मिनरल्स कंटेन a high percentage of metals in them which is financially beneficial is called ore। क्लियर? यानी कि जब मिनरल्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कोई मेटल प्रेजेंट हो और कैसा हो, फाइनेंशियली बेनिफिशियल हो। फाइनेंशियली बेनिफिशियल का मतलब है कि आर्थिक रूप से हमारे लिए लाभदायक हो, तो ऐसा मिनरल क्या कहलाएगा, और कहलाएगा। अयस्क को हम क्या लिखेंगे कि वे धातु वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण आर्थिक रूप से लाभप्रद हो, ऐसे खनिज क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। अंतर समझ में आ रहा है? तो देखिए कि जमीन से खोदकर जो निकाले वो तो क्या हो गए, खनिज। लेकिन ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु की मात्रा ज्यादा हो और जब उनसे हम धातु को प्राप्त करें तो हमें आर्थिक फायदा हो, तो ऐसे खनिज क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। दोज टाइप ऑफ मिनरल्स आर नोन एज ओर्स। क्लियर? अब हम चलें, ये तो हमने पता कर लिया कि कई प्रोसेस से गुजरने के बाद हम उनसे मेटल्स प्राप्त करते हैं। अब किस तरीके से मेटल्स प्राप्त करते हैं, क्या क्या प्रोसेस काम में ली जाती है, या फिर किस फॉर्म में उनको कन्वर्ट किया जाता है, इसको जानते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यानी कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे प्राप्त किया जाता है। अब 3 तरह के मेटल्स हैं हमारे पास, मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज से ही चलते हैं कि जो सबसे नीचे यानी कि बॉटम में पाई जाती हैं। ठीक है, ये कैसे पाई जाती है, फ्री स्टेट में पाई जाती है। फ्री स्टेट में मतलब जिस फॉर्म में है, तो सोने चांदी के कण जो होंगे वो उन मेटल्स के साथ, मिनरल्स के साथ हमें मिल जाएंगे। तो वो मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में पाई जाती हैं, सबसे नीचे पाई जाती हैं, वो कैसी होती हैं, फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लिखें तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और एक और चीज प्लैटिनम हो गया। ठीक है, ये तीनों मेटल्स हो गए। इसके बाद बात करते हैं कॉपर और सिल्वर। ये सल्फाइड या ऑक्साइड ओर्स के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, अब जो हाई रिएक्टिव मिनरल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट को हम लिखेंगे मुक्त अवस्था, है ना। तो जो हाईली रिएक्टिव है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाएंगी, और जो बीच में होंगी, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ये अलग अलग फॉर्म में ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स की फॉर्म में पाई जाती है। ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स की फॉर्म में पाई जाती है। अब ऑक्साइड्स और सल्फाइड की फॉर्म में क्यों पाई जाती है, तो देखिए ऑक्सीजन जो है
है ना, ऑक्साइड, सल्फाइड और कुछ कार्बोनेट की फॉर्म में भी पाई जाती हैं। ऑक्सीजन जो है ये अर्थ पर अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, काफी ज्यादा मात्रा में, और आसानी से रिएक्ट कर लेता है, इसलिए मेटल्स ज्यादातर ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाई जाती है। अब हम ये पढ़ें कि इन तीनों ही मेटल्स जो हैं उनसे अलग अलग तरह के मेटल्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं, ये हमने पढ़ लिया। देखो, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगी वो फ्री स्टेट में नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। मिडिल वाली जो होंगी ऑक्साइड, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाई जाएंगी, और जो बॉटम में पाई जाती हैं सबसे नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी वगैरह। क्लियर। अब हम चलें आगे और किस तरीके से इनसे मेटल्स प्राप्त किए जाते हैं। तो एक फ्लो चार्ट की मदद से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह इनसे मेटल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ओर्स, अलग अलग तरह के ओर हैं, 3 तरह के ओर हैं हमारे पास। एक है हाईली रिएक्टिव, एक है मॉडरेट रिएक्टिव या जो बीच में पाए जाएंगे, और तीसरे वाले हैं लेस रिएक्टिव या जो कि बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हाई रिएक्टिविटी, ये हो गए मॉडरेट मतलब जो बीच में पाए जाएंगे, और ये लो रिएक्टिविटी। आर से रिएक्टिविटी समझ जाना, यानी कि अत्यधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और बहुत कम क्रियाशील, जिनको हम लिख सकते हैं। अब देखो कि इनसे कैसे मेटल प्राप्त किए जाते हैं। ये जो हाई रिएक्टिव होते हैं ना, हाईली रिएक्टिव होते हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, तो इनका क्या किया जाता है कि जो ओर होता है ना, ओर यानी कि जो हमने निकाला जिसमें कि मेटल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसका क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है कि मोल्टन स्टेट के अंदर कोई सॉल्यूशन डाला जाता है, जिस मेटल को हमको एक्सट्रैक्ट करना है उसी को एनोड और कैथोड लगा दिए जाते हैं, और जो मेटल होता है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर मेटल इकट्ठा हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो हाईली रिएक्टिव, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर हमें मिल जाता है प्योर मेटल। पहली प्रोसेस तो ये कंप्लीट हो गई, किनके लिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, ठीक है। इसके बाद ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ठीक, ये भी 2 तरह की फॉर्म में पाए जाते हैं। 2 तरह की फॉर्म कौन कौन सी हैं, एक तो वो जो कि कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, और एक वो जो कि किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गई कार्बोनेट्स और एक हो गए सल्फाइड्स। कार्बोनेट्स जो होते हैं इनको किया जाता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सल्फाइड जो होते हैं इनका तो किया जाता है कैल्सिनेशन, और इनको किया जाता है, इनके लिए प्रोसेस काम में ली जाती है रोस्टिंग। अब क्या है ये वो देखिए कि जब दिए गए ओर को, जो भी ओर है हमारे पास, उसको वायु की सीमित मात्रा में, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में गर्म किया जाता है, तो ये प्रोसेस तो कहलाती है कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग में एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, जैसे हम वो खाते हैं ना, भुट्टा खाते हैं, तो उसको जैसे हम गर्म कर रहे हैं तो कोयलों पर रखकर आराम से हवा में उसको सेक रहे हैं हम, वो तो कहलाती है रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि जो ओर है उसको एयर की लिमिटेड मात्रा, यानी कि जितनी की उसको गर्म होने के लिए चाहिए उतनी ही एयर स्पेशल प्रोसेस के थ्रू दी जाती है। ये प्रोसेस कहलाती है कैल्सिनेशन। इसमें अंतर भी आपको याद होना चाहिए, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है और क्वेश्चन फिर हमको ये लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो बस याद इतना सही तो रखना है। कैल्सिनेशन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में गर्म किया जाता है, और रोस्टिंग के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में दिए गए ओर को गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो मेटल होता है, इन दोनों ही प्रोसेस के थ्रू मेटल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। भाई एयर के साथ गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑब्वियसली, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसका रिडक्शन करके ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका रिडक्शन करके और क्या कर लिया जाता है, प्योर मेटल प्राप्त कर लिया जाता है। इजी है ना, बस ये फ्लो चार्ट याद हो जाएगा तो फिर आगे प्रोसेस याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लो, अब हो गए केवल क्या बचे, लो रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो
तो लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं ये सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं, सेम ही है, सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इनको भी रोस्ट करना पड़ेगा, रोस्टिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, और रोस्टिंग प्रोसेस से क्या हो जाएगा, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने ऑक्साइड में, और मेटल जो होगा इनसे मेटल प्राप्त कर लेंगे, और मेटल अगर अशुद्ध होगा तो उसकी रिफाइनिंग कर ली जाएगी, रिफाइनिंग मतलब उससे शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाएगी। ये लो, क्लियर हो गया। तीनों ही तरह के जो मेटल्स थे उनसे हम किस तरीके से या किस प्रोसेस के थ्रू, अब यहाँ पर आकर यहाँ तक जो आज की क्लास में हमने पढ़ा वहां से हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। पहला क्वेश्चन तैयार हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। देखिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ नहीं चलते हैं, हम तैयारी करते हैं इस हिसाब से कि पेपर में हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए, चैप्टर जो है वो हमें थ्रू आउट तैयार होना चाहिए। तो ज्यादा ध्यान किस बात पे देना है कि मिनरल्स और ओर में क्या अंतर है। क्लियर, मिनरल्स जो जमीन से खोद कर निकाले वो सभी मिनरल, और जिनसे मेटल को प्राप्त करना हमारे लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल है वो क्या हो गए ओर, यानी कि खनिज और अयस्क में अंतर। एक क्वेश्चन तो हमारा ये तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या तैयार हो गया, यहाँ तक पढ़ने के बाद रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में अंतर। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इनको कहते हैं निस्तापन और भर्जन। ये निस्तापन और ये भर्जन, ठीक है, लिख दूं मैं हिंदी में, एक बार और आप चेक कर लेना, वैसे तो ठीक ही है। रोस्टिंग को भर्जन कहते हैं, ये निस्तापन होता है। एक क्वेश्चन हमारा ये तैयार हो गया। ये भी तो पूछा जा सकता है कौन कार्बोनेट्स की फॉर्म में होता है, कौन फ्री स्टेट में है, कौन नहीं, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में हमसे फिलअप्स में पूछे जा सकते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक ये तैयार हो गए, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और मिनरल्स और ओर्स में अंतर। अब बात करें, एक क्वेश्चन अब नया आ गया हमारे पास साथ की साथ ही, जो कि है गैंग, GUE, है ना, हिंदी में इसको गैंग भी कहते हैं और पंक भी कहते हैं, पंक यानी गंदगी, ठीक है। अब ये क्या है वो पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, आई होप ये फ्लो चार्ट आपने बना लिया होगा। चलें आगे, इसको अब मैं रब कर देती हूँ, और अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक जो कि है पंक या गैंग। देखो, अब ये जो मिनरल्स है ना, इनसे हमने जब मेटल प्राप्त की तो क्या एज सच केवल मेटल मेटल ही मिल गई क्या, नहीं ना, इसके साथ कुछ ना कुछ गंदगी भी तो प्रेजेंट होगी। तो वो गंदगी जो कि मेटल के साथ प्रेजेंट होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गैंग। कैसे लिखेंगे इसका आंसर अब अपन, व्हाट इज गैंग, ओर्स कंटेन high amount of impurities with them, जैसे क्या होगा, सॉइल हो गया, छोटा मिट्टी के कण हो जाएंगे, है ना, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, छोटे छोटे पत्थर के कण हो गए, और भी कई तरह की गंदगियां हो गई। तो ओर्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज विद देम, दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग। हिंदी में और लिखे तो देखो, हिंदी में हम कैसे लिखेंगे इसको, ओर्स यानी कि अयस्क, अयस्कों का निष्कर्षण करते समय अत्यधिक मात्रा में अशुद्धियां जैसे मिट्टी, रेत आदि प्राप्त होती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। लो, 3 क्वेश्चन यहाँ तक हमारे तैयार हो गए इस चैप्टर में से, और तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकने योग्य हैं, ठीक है। अब अभी हमने ये पढ़ा कि किसका तो ऑक्साइड बनाना है, किसका सल्फाइड बनाना है, तो क्यों ना इनकी केमिकल रिएक्शंस और देख लें एक बार कि किस तरीके से ऑक्साइड्स और
सल्फाइड्स और जो नॉर्मल डायरेक्ट स्टेट में होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करके मेटल निकाला जाता है। ये क्लियर हो गया गेम। चलो तो अब हम सबसे पहले पढ़ें कि जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनसे हम कैसे अशुद्धि से प्राप्त करते हैं। तो मेटल्स फ्रॉम लो रिएक्टिव मतलब जो कि कम क्रियाशील होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स या ओर्स जो भी है, ठीक है। तो जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनसे हम मेटल्स कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक, जो कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं। तो देखिए जैसे कि मरकरी है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, तो हम एग्जांपल लेते हैं मरकरी का। मरकरी जो होती है इसका और होता है, उसको हम कहते हैं सिनेबार। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, 1 मार्क का सिनेबार। इसका फॉर्मूला होता है HgS। ये लो एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। अब क्वेश्चन क्या आएगा, नेम द ओर ऑफ मरकरी, या नेम द केमिकल फॉर्मूला फॉर मरकरी, मरकरी और, या व्हाट इज सिनेबार, ऐसे भी पूछ लिया जाए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमको क्लियर है कि मरकरी को जिस ओर से हम प्राप्त करते हैं वो क्या है, सिनेबार है। अब ये जो सिनेबार होता है एस लगा हुआ है साथ में, यानी कि ये सल्फाइड की फॉर्म में है ना, सल्फाइड की फॉर्म में। तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ऑक्साइड में, रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू। और रोस्टिंग प्रोसेस के लिए क्या किया जाएगा, इसको एयर की ज्यादा मात्रा में गर्म किया जाएगा, और एयर की ज्यादा मात्रा में गर्म करने से ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्साइड से हम फिर प्योर मेटल को प्राप्त कर लेंगे। तो देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म किया जाएगा। अब गर्म जब इसको किया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, और ये बन जाएगा 2HgO प्लस 2SO2। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इससे बन जाएगा। और अब ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होगा इसको फिर हम गर्म कर लेंगे, ये अभी भी सॉलिड फॉर्म में ही है। इसको जब हम गर्म कर लेंगे तो क्या होगा, इससे हमें मिल जाएगा मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन गैस गर्म करने से इसमें से बाहर निकल जाएगी। क्लियर है, ये गैस हो ही जाएगी, और गर्म जब ज्यादा करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा मर्क्यूरी, और इससे हम प्राप्त कर लेंगे ऑक्सीजन गैस को, ऑक्साइड की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो ये हो गए लो रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनसे हम प्योर मेटल को कैसे प्राप्त करते हैं। अब मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो बीच में है ना ओर्स, उनसे हम बीच वाले जो मटेरियल्स हैं जैसे कॉपर है, जिंक है, उनको कैसे प्राप्त करते हैं, मेटल्स फ्रॉम द, चलो इसको नोट कर लिया, क्लियर। चलो आगे चलें। मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना उसके बीच में जो मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, इन सबको कैसे प्राप्त किया जाता है, उनके ओर्स से। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव का मतलब क्या है, कम रिएक्टिव होते हैं। ये पाए जाते हैं या तो सल्फाइड की फॉर्म में, अभी हमने नोट किया था फ्लो चार्ट में, या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में, और एक पढ़ा था ऑक्साइड्स की फॉर्म में, है ना, इसी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब इनकी भी हम एक बार रिएक्शन देख लें। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हमने पढ़ ही लिया कि रोस्टिंग का क्या मतलब है कि जो भी ओर है हमारे पास उसको हाई अमाउंट ऑफ एयर में जब हम गर्म करेंगे, व्हेन द ओर इज हीटेड इन हाई अमाउंट और एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, दिस इज नोन एज रोस्टिंग। लिख दो, चलो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि व्हेन द ओर इज हीटेड इन एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, तो क्या कहलाता है, रोस्टिंग। यानी कि जब अयस्क को वायु की अत्यधिक मात्रा में गर्म किया जाता है
तो ये तो क्या कहलाता है, रोस्टिंग या भर्जन कहलाता है। इसके बाद अगला आता है कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन। ठीक, अब रोस्टिंग जो मेथड है ये काम में लिया जाता है किसके लिए, ये जो रोस्टिंग मेथड है ये काम में लिया जाता है उन ओर्स के लिए जो कि किस फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में। ठीक है, और जो कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है कैल्सिनेशन। यहां व्हेन द ओर इज हीटेड इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि जब अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, इसको तो लिखेंगे आप भर्जन, इसको आप लिखेंगे निस्तापन। ठीक है, जब अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है। ठीक है, ये किनके लिए किया जाएगा, सल्फाइड अयस्कों के लिए, और ये विधि जो है ये काम में ली जाएगी कार्बोनेट अयस्कों के लिए, यानी वो और जो कि कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं, ज्यादातर इसीलिए काम में लिया जाता है। आगे चले, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इन दोनों इनकी रिएक्शंस को और समझ लें। रोस्टिंग क्या है और कैल्सिनेशन क्या है। पहले बात करें रोस्टिंग की, जैसे जिंक सल्फाइड, मैंने भी कहा ना सल्फाइड के लिए काम में लिया जाता है। तो देखिए क्या हो गया, ये जिंक सल्फाइड जो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, वायु की अत्यधिक मात्रा में 3O2। क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा, ZnO। क्या बन गया, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा, और लिबरेट होगी कौन सी गैस, SO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ये मेथड तो क्या हुआ, रोस्टिंग मेथड। इसके बाद क्या है, कैल्सिनेशन मेथड। मैंने क्या कहा, कार्बोनेट्स के लिए। तो देखिए कैल्सिनेशन में क्या होगा, कार्बोनेट जो ओर से उनके लिए है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, क्योंकि ये कार्बोनेट की फॉर्म में है। अब इससे क्या होगा, चूने के साथ, कार्बन या कोयले के साथ इसको गर्म किया जाएगा, ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn है ना, और इसमें से लिबरेट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये मेथड कहलाएगा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, मेनली जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ओर से मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। कौन से मेटल्स को, जो कि मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं इनको रिड्यूसिंग मेथड से साफ किया जाता है, यानी कि उनमें से शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। तो क्या जाता है कि भाई ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, तो इनको गर्म कर लिया जाता है, और गर्म करने से इनसे क्या करते हैं, हम मेटल को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब चलते हैं टॉप मोस्ट जो कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको अलग करने के लिए, अब क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना, तो इनको क्या किया जाता है, इनको गर्म करके इनसे मेटल को प्राप्त किया जाना पॉसिबल नहीं है। इनके लिए जो मेथड काम में लिया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। क्या है ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, विद्युत अपघटन, शायद इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटन। अब इस मेथड में क्या होगा कि विद्युत धारा का प्रयोग किया जाएगा और उनसे क्या प्राप्त किया जाएगा, कोई मेटल काम में लिया जाएगा।
अब इनको ऑक्साइड वगैरह नहीं बना सकते क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और कोई कंपाउंड बना लेते हैं। तो हम जैसे एग्जांपल की बात करें सोडियम की, अब सोडियम का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो इनका क्या किया जाता है, क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ इनका मिक्सचर बनाया जाता है और इनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। कैसे किया जाएगा, देखो कि एक एनोड है और एक कैथोड है ना, एक और सोडियम का क्लोराइड के साथ सॉल्यूशन हमने बना दिया तो ये क्या बन गया, NaCl बन गया। अब क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस काम में लिया जाएगा। तो देखो एक तो है कैथोड जो कि कैसी है, नेगेटिवली चार्ज, और एक है एनोड जो कि है पॉजिटिवली चार्ज। अब जब इनके अंदर करंट पास किया जाएगा, है ना, किसी भी सेल से इनको जोड़ दिया जाएगा तो होगा क्या, देखो होगा ये कि यहाँ पर सोडियम जो है और एक है क्लोरीन, है ना, सोडियम और क्लोराइड जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाएगी तो क्या होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन, सोडियम मेटल है ना, तो सोडियम जो है ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोराइड जो है ना, ये क्लोराइड है, तो क्लोराइड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस के अंदर, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज। ये रिएक्शन है। अब देखो मेटल जो है सोडियम, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये कहाँ जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल पर। तो जो सोडियम मेटल है ये तो कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, कैथोड पर, और जो क्लोरीन है ये कहाँ चली जाएगी, एनोड पर, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। और इस मेथड का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इस तरीके से हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से, तो किसी जो भी मेटल है उसका क्लोराइड सॉल्यूशन बनाकर और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है एनोड और कैथोड पर। एनोड पर तो क्लोराइड और एनोड, कैथोड पर जो भी मेटल है, क्योंकि मेटल पॉजिटिवली चार्ज होती है इसलिए कैथोड पर जाकर इकट्ठी हो जाती है। अब एक चीज और पढ़नी रह गई, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स थे उनके अंदर एक रिएक्शन और हमारी रह गई जो कि है थर्मिट रिएक्शन। ये हमें याद होनी चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि जो बीच वाले रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हाईली रिएक्टिव मेटल आसानी से डिस्प्लेस कर देते हैं। अब ये रिएक्शन हमारे कहीं ना कहीं काम भी आती है। अब ये रिएक्शन कहाँ काम में आती है, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, थर्मिट रिएक्शन कहाँ काम आती है कि हमारे जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें जब कोई डैमेज हो जाता है तो क्या करते हैं, थर्मिट रिएक्शन की मदद से, लोहे के बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम मेटल को डिस्प्लेस करके और वहां पर जॉइंट कर दिया जाता है ताकि हमारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनमें अगर कोई दिक्कत आ भी गई है तो वो ठीक हो जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या किया जाता है, ये है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरस जो है वो 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ये फेरिक ऑक्साइड है, ये सॉलिड स्टेट में है, इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराने पर क्या होता है कि फेरस मेटल जो है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और रेलवे ट्रैक की मदद हो जाती है, साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, इसलिए ये अभिक्रिया क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक इन द सेंस ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन में क्या होगी, रिलीज होगी। और ये थर्मिक रिएक्शन जो होती है ये मदद करती है कि ये जो मेटल लिक्विड स्टेट में आ जाती है ना, तो लिक्विड स्टेट में आकर जो टूटा हुआ दरार है रेलवे ट्रैक का उसमें भर जाती है और ठंडी होकर सूख जाती है, तो टूटा हुआ रेलवे ट्रैक ठीक हो जाता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में हीट, तो हमें अलग से गर्म नहीं करना पड़ता, वरना तो लोहे को गर्म करने के लिए तो इतनी ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है। तो इस रिएक्शन में ये जो हीट लिबरेट होती है उससे लोहा पिघलकर और रेलवे ट्रैक की को सुधार देता है। और इस तरह इस रिएक्शन की मदद से ये कहाँ पर काम आएगी, हमारे थर्मिट रिएक्शन रेलवे ट्रैक्स को सुधारने के लिए, अगर उनमें कोई टूट फूट आ गई है तो उसको ठीक करने के लिए ये रिएक्शन काम में आती है। क्लियर। तो आज के क्लास में हमने पढ़ लिया सभी रिएक्शंस के बारे में। अगली जो हमारी क्लास होगी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, जिसमें अब हमारे जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ना है हमें। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के बनते हैं वो सारे अगली क्लास में, जो छोटे क्वेश्चन है वो सारे अगली जो हमारी क्लास होगी, आज वाली क्लास में भी हमने 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए,
तो आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी, पढ़ने में, समझने में, याद करने में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ईजीएस्ट वे जो था उसमें हमने इस चैप्टर को पढ़ा। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, ताकि चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ें। तो अच्छे से पढ़िएगा, साथ ही साथ लर्न करते जाइए ताकि बाद में याद करने में आपको दिक्कत ना हो। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं।